वेलकम टू सेंट कोलंबस ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये हम लोग की जीके की क्लास है। आप लोग अभी तक पिछले वीडियो में अपने 20 चैप्टर्स तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 21 चैप्टर से आगे इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो वीडियो होगा वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम लोग 21 से लेकर के 24 चैप्टर तक पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमारा जो 4 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 21 जो हमारा है ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल के शेप की कौन कौन सी बिल्डिंगें बनाई गई हैं। पेरिस में हमारा जो वर्ल्ड एफिल टावर है, जो 7 वंडर्स में से एक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एफिल टावर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20। ठीक है, द एफिल टावर इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रायंगल्स फाउंड इन द वर्ल्ड अराउंड अस। एफिल टावर हमारे आसपास की दुनिया में पाए जाने वाले त्रिभुज का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बहुत ही फेमस है। जो हमारा एफिल टावर है वो वर्ल्ड 7 वंडर्स में से एक है। वो एफिल टावर के बारे में यहाँ पे बताया है। चूज वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट द फैक्ट्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट फेमस टावर इन द वर्ल्ड। इस विश्व के प्रसिद्ध टावरों में से एक है, जो 7 वंडर्स में एक है। उसी के बारे में इस चैप्टर में हमको बताया है। आइए अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें एफिल टावर के बारे में। ट्रायंगल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप when it comes to building large structures because of their ability to hold large loads without being deformed. त्रिभुज का सबसे बड़ा आकार तब आता है जब बड़े आकार के निर्माण की बात आती है। जब हम लोग बड़े पैमाने पे किसी बिल्डिंग्स को बनाने का या बड़े निर्माण की बात करते हैं, तो हम लोग को ट्रायंगल्स के बारे में जानना है और इस त्रिभुजाकार बिल्डिंग या इमारत को कैसे बनाया जाना है उसके बारे में जानना है। ठीक है, if the sides of a triangle are of a same length, then the triangle will be able to equally distribute the weight of a large structure. क्योंकि स्थूल आकार के बड़े पैमाने पर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसको बनाना, अगर हम लोग बेस को मजबूत रखेंगे तो इमारत हमारी कैसे मजबूत होगी, ज़्यादा ऊंची तक हम लोग ऊंचाई तक इसको लेकर के जा सकते हैं। इसलिए हम लोग को रेगुलर शेप में कैसे इस इमारत को बनाना है वही सारी बात को यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, द फ्रेम ऑफ एफिल टावर is composed of a web of 186 triangles. These triangles give massive structure gate strength. त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं समान लंबाई की है, तो त्रिभुज एक ढांचे के वजन को समान रूप से वितरित करने में सक्षम है। ठीक है, अगर हम लोग का बेस मान लीजिए त्रिभुजाकार है त्रिभुज, इसमें क्या होता है 3 लाइनें होती हैं, एक ये दूसरी ये, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। बेस का मतलब होता है आधार। अगर ये बेस हमारा मजबूत होगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, क्या होगा, वो सारी बात को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है और एफिल टावर के बारे में जानना। ठीक है, एफिल टावर का जो ढांचा है वो 186 के एक त्रिकोण वेब से बना है। इस त्रिकोण वेब में द फ्रेमवर्क ऑफ एफिल टावर इज कंपोज्ड ऑफ 186 ट्रायंगल्स। जो एफिल टावर को फ्रेम किया गया, कंपोज किया गया है, वो 186 वेब ट्रायंगल से बनाया गया है। दिस ट्रायंगल गिव अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग। ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इस इमारत को एक मैसिव ऊंचे, एक विशाल ऊंचाई तक
ऊंचाई प्रदान करती है या ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। ईच ट्रायंगल हैज स्पेसिफिक पर्पस, हर ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक पर्पस है। हेल्प होल्ड 300 मीटर हाइट, ये हर जो ट्रायंगल है उसको 300 मीटर ऊंचाई तक टावर को ले जाता है। 10,000 टन तक वजन को उठाए हुए जो ट्रायंगल्स के हैं वो 300 मीटर ऊंचाई तक इस टावर को ले गए हैं। ठीक है। फिर फ्रेंच इंजीनियर गैस्टोव एफिल वॉज मेकिंग द टावर, जब फ्रेंच इंजीनियर गैस्टोव एफिल टावर को बना रहे थे, ही हैड टू थिंक अबाउट विंड रेजिस्टेंस, उन्होंने विंड रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रख करके इस टावर को बनाया है। ही कैलकुलेट दैट 54 डिग्री एंगल, उन्होंने इस टावर के एंगल को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके बताया कि जो एंगल्स है इस टावरों के बीच का वो कितने डिग्री का है, 54 डिग्री। वुड मिनिमाइज विंड रेजिस्टेंस, ये विंड रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। सो एट द बेस ऑफ एफिल टावर द टावर कर्व पिलर टिल्ट इनवर्ड एट द एंगल 54 डिग्री, द पिलर राइज द इवेंचुअली join the angle each gradually decrease at the top of the tower. The merged pillars are almost vertical 0 degree. In interview the time Eiffel said that the shape of tower was molded by the force of wind. इस तरह से हम लोग एफिल टावर के बारे में जो भी जानकारियाँ हमें उसकी बनावट के बारे में दी गई है इस चैप्टर में, इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए। अगर जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो फिर से इस चैप्टर के बारे में आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, हम लोगों का चैप्टर 22 है, नो योर क्लाउड्स। इसमें हम लोग क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड्स के बारे में जानेंगे वो है क्या। A group discussion is an important activity that involves sharing information, idea and opinion. जो ग्रुप डिस्कशन जिसे हम लोग जीडी के नाम से भी जानते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व शेयरिंग। अब शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, अपने ओपिनियन को एक दूसरे के साथ शेयर करना क्या कहलाता है, ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर वेल फॉर ग्रुप डिस्कशन, हमें ग्रुप डिस्कशन करने के लिए वेल प्रिपेयर होकर के होना चाहिए। हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अब जानकारी होना चाहिए जिसपे हम सभी लोग इकट्ठा होकर के ग्रुप में डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में। यूज़ द कलर कोड, यहाँ पे हमें कुछ कलर कोड दिए गए हैं। कोड हियर टू मैच द पर्पस फॉर ईच क्लॉज और फ्रेज गिवन बिलो, हमें यहाँ पे कुछ फ्रेज और क्लॉज दिए गए हैं। इस क्लॉज को इस कलर कोड के साथ क्या करना है, मैच करना है, आपको बताना है। ठीक है। फर्स्ट हमारा है पर्सनली आई थिंक दैट, फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, पर्सनली आई थिंक दैट। फर्स्ट में आपको बताया गया है पर्सनली आई थिंक दैट, इसे हम लोग कलर कोड के साथ मैच करेंगे तो जो एग्जैक्ट कलर कोड है हमारा ब्राउन कलर वाला है, गिविंग एन ओपिनियन एक्सप्लेनेशन। पर्सनली थिंक दैट गिविंग एन ओपिनियन एक्सप्लेनेशन, ये हमारा राइट कलर कोड होगा जिसको हम लोग इसके साथ मैच कर देंगे। सेकेंड, यस दैट इज जस्ट हाउ आई सी इट, तो सेकेंड में हम लोग करेंगे यस दैट इज जस्ट हाउ आई सी इट, तो इसमें हम लोग कर देंगे स्ट्रांगली एग्रीइंग के साथ मैच कर देंगे। ये ग्रीन कलर कोड है आपका सेकेंड का। ठीक है। थर्ड, व्हाई डू यू थिंक दैट आस्किंग फॉर एन ओपिनियन एक्सप्लेनेशन, इसको हम लोग येलो से मैच कर देंगे, येलो आस्किंग फॉर एन ओपिनियन एक्सप्लेनेशन। फोर्थ को इट सीम्स टू मी दैट, इसको हम लोग मैच करेंगे ब्राउन से, गिविंग एन ओपिनियन एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से आप लोग इस पूरे क्लास को कलर कोड के साथ ये क्या करिए, मैच करिए। मैच करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप लोग ग्रुप में
उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 22 था जो हम लोगों ने अभी जाना और पढ़ा। ये हमारा चैप्टर नंबर 23 है वेदर वर्ड्स। इसमें हम लोग वेदर के बारे में कौन कौन से वर्ड वेदर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं मौसम के लिए, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर ए में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ए, unscramble the letter to get a weather word to answer the कुछ क्वेश्चन given below। unscramble वर्ड हमें नीचे दिए गए हैं, उस वेदर वर्ड से रिलेटेड हैं, उस क्विज को, उस अनस्क्रैम्बल वर्ड को सॉल्व करके इस क्विज को क्या करना है, पूरा करना है हमें। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें? 1 कह रहा है what causes air to move and blow what causes air to move and flow from one place to another। हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और प्रवाह करने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो हमारा जो अनस्क्रैम्बल वर्ड है वो क्या होगा? प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड, what is the term for the 5 layer of air that surrounded the earth। कौन सा टर्म है पृथ्वी से घिरी हवा की 5 परत के लिए? कौन सा टर्म हम लोग यूज करते हैं? तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। जो हमारा है 5 परत की लेयर है जो पृथ्वी Which word do we use when there is a wide spread layer of a grey clouds that covers all the sky। हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं जब ग्रे कलर के बादलों की परत होती है जो आकाश को पूरी तरह से कवर करती है? उसके लिए हम लोग वर्ड को यूज करेंगे ओवरकास्ट। Question number 4, what is the period of usually dry warm weather occurring in late autumn called an Indian। यहाँ पे 4 क्यों होगा हमारा? इंडियन। देश से शरद ऋतु में होने वाली असामान्य रूप से ड्राई वार्म मौसम की जो अवधि है वो कब से कब तक है भारत में, वही आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है आपसे? मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। हम लोग विंड की स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं या मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। तो जो विंड को मेजर करने वाला विंड स्पीड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हम लोग विंड की स्पीड को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर ऑफ एयर। हम लोग एयर के प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं? तो हमारा जो ए ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम लोग एयर के प्रेशर को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड रिपोर्टिंग विंड स्पीड। कौन सा सिस्टम हमें एस्टिमेट करता है या रिपोर्ट करता है विंड स्पीड के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है ब्यूफोर्ड विंड फोर्स स्केल। ठीक है, डी। 3 को हम लोग ब्यूफोर्ड विंड फोर्स स्केल से मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वाटर वेपर ऑफ द एयर। एयर के वाटर वेपर को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं? तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा हाइग्रोमीटर, उसके द्वारा हम लोग एयर के वाटर वेपर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो हमारा होगा हाइग्रोमीटर। फोर्थ का क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग एयर के वाटर वेपर को मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, मेक ए क्विक चॉइस, ठीक है। मेक ए क्विक चॉइस हम लोग देखते हैं। मेक ए क्विक चॉइस। इसमें फर्स्ट, ए फ्लैश इज सडन फूड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए फ्लैश फूड इज सडन फूड, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, स्मोक इज द विजिबल एयर पॉल्यूशन इन सिटीज। स्मोक जो है वो हमारा विजिबल एयर पॉल्यूशन है शहरों का, ठीक है। शहरों का विजिबल यानी दिखाई देने वाला एयर पॉल्यूशन है। तो राइट आंसर होगा इसमें स्मोक। थर्ड, मगी डैश मडी इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब वार्म ह्यूमिड एयर। तो इसका राइट आंसर होगा मगी is a term used to describe warm, humid air. Question number 4. El Nino is the unusual warming of a surface waters of a eastern tropical Pacific Ocean. It causes major weather changes. El Nino, इसका राइट आंसर होगा एल नीनो, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 23 था, जिसको हम लोगों ने वेदर वर्ड के रूप में जाना। कौन कौन से वेदर वर्ड हमारे कौन कौन से यूज हुए हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ग्रुप में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 24 है लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कितनी लैंग्वेजेस लगभग वर्ल्ड में बोली जाती हैं, जानी जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में हमें लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड में समझाया गया है, जो हमारा चैप्टर नंबर 24, ठीक है। चूज द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू लर्न मोर अबाउट लैंग्वेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आपको कुछ नीचे बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं। इस वर्ड का, इस सेंटेंस का यूज़ करके हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, जो लैंग्वेज से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट वन इज, इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर ओवर डैश लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इट इज एस्टिमेटेड, अनुमान है कि दुनिया में 6000 से अधिक भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? अनुमान लगाया गया है या अनुमान के द्वारा बताया गया है कि जो दुनिया में जानी जाने वाली या बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो लगभग कितने हजार हैं? 6000 के आसपास हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा? 6000। तो जो विश्व में अनुमानित भाषाएं हैं या बोली जाने वाली भाषाएं हैं जिसके अनुमान के द्वारा बताया गया है, उनकी संख्या कितनी है? 6000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, A dash is a regional variety of a language that has different pronunciation, vocab or grammar. A dialect, एक बोली एक भाषा का एक क्षेत्रीय प्रकार है जिससे लोगों को क्या कर सकते हैं हम लोग?
तो हमारा सेकंड क्या होगा, थर्ड, इंडिया हैज डैश ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। भारत में कितनी ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं, जो अनुमानित कितनी ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं वो बताना है आपको, बताना है। तो भारत में बोली जाने वाली कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश एंड डैश आर बोथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत में 22 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं या जानी जाती हैं, जिसे राष्ट्र भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, वो आपको बताना है। तो पहला हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, और दूसरी क्या है, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश रीजन एज कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में कोर्ट में और कोर्ट की भाषा और प्रशासनिक भाषा कौन सी थी वो आपको बताना है। तो कौन सी थी, पारसियन भाषा। कौन सी, पारसियन भाषा में मुगल एम्पायर में जो कोर्ट में और प्रशासनिक सेवाओं में जो भाषा का यूज़ किया जाता था वो कौन सी भाषा थी, पारसियन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग उर्दू फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो होगा एंड इट्स स्ट्रक्चर, साइंटिफिक स्टडी हमें लैंग्वेज के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, वो क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ए डैश इज ए पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। वो व्यक्ति जो बहुत सी भाषा बोल सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन ए वेटिकन सिटी ATMs हैव इंस्ट्रक्शन इन लैटिन एज वेल। वेटिकन सिटी में ATM जो इंस्ट्रक्शन देता है वो किस भाषा में देता है, वो लैटिन भाषा में। कौन सा, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द क्वेश्चन लैंग्वेज ऑफ अफ्रीका क्लिक फंक्शन एज रेगुलर कॉन्सोनेंट। 10th में हम लोग क्लिक फिल कर देंगे। 11, देयर आर अराउंड 50,000 characters in Mandarin. However, you all need to know only about 20,000 to read a newspaper. इसमें यहाँ पे हम लोग 50,000 फिल कर देंगे। 12, with approximately 955 million speaker, Mandarin has the most native speakers. 12 में हम लोग मैंडेरियंस फिल कर देंगे। मैंडेरियन। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस चैप्टर को लैंग्वेज वर्ल्ड में बोली जाने वाली कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की है, ये सारी बात को आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस सारे एक्सरसाइज को आप अपनी बुक में फिल करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से दोबारा से ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके।